बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सिंध की सियासत के हवाले से। और सिंध की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल पार्टी हमें नज़र आती है कि जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बरसर इक़्तिदार है। बाज़ चीज़ें बहुत ही अर्सा के बाद उन्होंने ऐड ऑन किए हैं अपने सिस्टम में, लेकिन उसके बावजूद भी बेशुमार अभी मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, जिसकी तरफ यकीनन एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है। लेकिन हम ये देखते हैं कि MQM हो या दीगर पार्टियां हो, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सामने एक मुफाहमत की या दोस्ताना माहौल की अपोजिशन करते हुए नज़र आती हैं, और कोई हकीकी तौर पर अपोजिशन सिंध में हमें नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। काफ़ी अरसे बाद हमें एक और ऐसी आवाज़ नज़र आई है, एक और ऐसी आवाज़ सुनने में आई है जो सिंध के हवाले से ख़ासी मुतहर्रिक तो पहले भी इस हवाले से कामों के हवाले से और मसाइल के तदारुक के हवाले से रहे हैं। खुसूसन हम बात करेंगे थरपारकर के हवाले से। लेकिन अब मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अवामी जदोजहद का जब से आगाज़ किया है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो अभी हुकूक मार्च का आगाज़ हुआ है, उस हवाले से ख़ासी मुतहर्रिक चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि तहर्रुक का जिसको आप कह सकते हैं सियासत में जो हमें सुनने में आ रहा है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर हैं अहमद नदीम अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया कि और भी सियासी जमातें हैं और आपकी तो कम उम्र सियासी जमात है, लेकिन जो बड़ी सियासी कद काट की जमातें हैं, असम्बली में रही हैं, खुसूसन MQM का अगर हम नाम ले लें या दीगर पाकिस्तान पीपल अपना तहरीक इंसाफ का नाम ले लें, जिन्होंने ज़ाहिर है वोट बैंक भी लिया है, वोट भी लिया है, लेकिन आप एक नई जमात हैं, नई सियासी जमात हैं। काम तो अगरचे आपका पहले भी था, ये ख्याल कैसे आ गया कि आप हुकूक मार्च करें और अंदरून सिंध में करें जा कर के, जहाँ हकीकत में अपोजिशन की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। असल में मैं आपकी जो इंट्रो में आपने गुफ्तगू की ना, इससे 100% इत्तफ़ाक़ करूँगा कि सिंध के अंदर फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है और खुला मौका दिया गया है पीपल्स पार्टी को कि वो जैसे चाहे सिंध को नोचे और जैसे चाहे वो सिंध के बछड़ और सिंध के अवाम का जो हक़ है उस पर डाका मारे। तो हम ये समझते हैं कि यकीनी तौर पे सियासी हवाले से हमारी अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, मगर हम सिंध के हर शहर में मौजूद हैं, हमारे लोग मौजूद हैं, हमारे इदारे मौजूद हैं, और हम वहाँ जब ये सूरत हाल देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि एक ऐसा सूबा कि जहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जो पूरे मुल्क को कमा के भी देता है, मगर उसकी अपनी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कुन है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम आवाम की आवाज़ बनेंगे, हम एक अवामी शऊर को बेदार करेंगे। हमारा जमहूरी हक़ है कि हम सड़कों पर निकलें और इन हुक्मरानों को इनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं और इनको बताएं कि इस वक्त जो सिंध के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है, जो इस वक्त तालीम की ज़बूहाली है, जो इस वक्त बेरोज़गारी है, जो इस वक्त सिंध के अंदर सेहत का मामला है या दीगर चीज़ें हैं, तो आप गुज़िश्ता 16 सालों से लगातार इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं और अब तो इस सूबे के जितने भी अक्सर कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत मेयर भी आपके हैं, बल्दियाती निज़ाम भी आपके पास है, फंड्स भी आपके पास हैं, तो डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? लोगों को उनका हक़ क्यों नहीं दे रहे? तो हमें लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ निकलना मुश्किल है। तो हमने कहा यार अपनी आवाज़ तो हम बुलंद करेंगे। हमें 2024 के इलेक्शन में बहुत इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा हुआ कि अंदरून सिंध में हमारा उम्मीदवार जो खड़ा हुआ उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाली FIRs उन पर कटवाई गई, उनको जगह जगह जो है ना ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया। मगर हम समझते हैं कि इन हथकंडों के साथ पीपल्स पार्टी औरों को तो दबाती होगी, मगर मरकज़ी मुस्लिम लीग जिस अज़म के साथ, जिस हौसले के साथ निकली है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस वक्त 6.5 करोड़ सिंध की जो आवाम है, हम इनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जिस तरफ आपने इशारा किया, और ये ना सिर्फ ये कि लोग कहते हैं, बल्कि हमने ये चीज़ खुद एज अ मीडिया पर्सन के देखी है
कि लोगों पे ऐसी ऐसी FIRs हो गई और इस अंदाज की FIR हो गई कि लोग शहर में मौजूद ही नहीं थे और वो एक्ट हो गया, यानी कि वो तो या तो फरिश्तों ने ला करके कर दिया उसके नाम पे या कुछ और ऐसा हुआ, FIRs हो गई और बहुत सारे लोगों के जो कारोबार ज़िंदगी थे वो तबाह हुए। तो ये चीज़ तो हमारे सामने है कि ये चीज़ होगी, लेकिन आप चूँकि इलेक्शन से भी आगे होकर के आ गए और इलेक्शन में तो इतना ज़्यादा आप मतलब एक चीज़ नहीं कर सकते जो अब आप कर रहे हैं खुल करके, तो आपको लगता नहीं है कि कराची में आप बैठ कर के अपने जो अंदरूनी सिंध में आपके ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे इस हुकूक मार्च से? मैं समझता हूँ कि हम मुश्किल नहीं पैदा करेंगे, बल्कि जो मुश्किलात में इस वक्त घिरे हुए सिंध की आवाम है ना, हम उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनेंगे। मैं कहता हूँ इस वक्त सिंध के 5 अजला में अमन व अमान की बहुत बुरी सूरत हाल है। हम शायद सिंध के आम शहरी तो बात की बात है, मैं कहता हूँ ख़ुद पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक मसला बना हुआ है। अभी पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के वज़ीर के ऊपर उन इलाकों में फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया। तो इनकी ये तो अपने वज़रा को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे, अपने लोगों को नहीं दे पा रहे। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे निकलने के साथ इन मसाइल को हल करने की तरफ आवाज़ उठाई जाती है और हमारे साथ दीगर जमातें, समाजी तंजीमें और मुख्तलिफ जो हल्का अहबाब हैं, शोबा हाय ज़िंदगी, ये सब मिल के जब आवाज़ को बुलंद करेंगे तो वो जो काम नहीं हो पा रहा है या जिनके हवाले से एक अरसे से खामोशी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना हक़ लेंगे, अपनी इन चीज़ों को बुलंद करेंगे। लोग मुश्किलात में नहीं आएंगे, बल्कि जो मुश्किलात में पहले से मौजूद थे उनकी मुश्किलात का हल होगा। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि जो अभी हम देखते हैं कि ऑपरेशन होता है, मुतअद्दिद बार ऑपरेशन होता है, कच्चे के डाकुओं के हवाले से ऑपरेशन होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई खातर ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट सिंध बिल्कुल बेबस है, वो कच्चे के डाकुओं के हवाले से कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है या कर नहीं सकती है, या अगर नहीं करती है तो हो सकता है वो इन्होंने खुद रखे हुए हों कि आप हमारी चेक पोस्टें बना करके लोगों को लूटें और कुछ खुद रखें, कुछ हमें दें, कुछ इस तरह का सिलसिला नज़र आता है। तो इस ऐसे मौके पे आप तो दूसरी बात करने निकल गए हैं, तो खुद सरकार उसके ख़िलाफ़ नहीं कर पा रही है, तो आप ये तवक्को रखते हैं कि ये कर लेंगे? अज़मत भाई, हमने तो स्लोगन ये दिया है कि कच्चे और पक्के के डाकुओं से निजात का अज़म। लोगों ने सवाल किया कि ये जो कच्चे के डाकू हैं ये तो नज़र आ रहे हैं, इन पे बात हो रही है, तो हमने उनसे बताया कि कच्चे के डाकू कुछ नहीं, असल इनके पीछे पक्के के डाकू हैं जिनकी सरपरस्ती है, सियासी सरपरस्ती इनको हासिल है। और फिर दूसरी बात यह है कि आप कच्चे का डाकू जो होता है वो एक बंदे को उठा के अगवा बराए तावान के मुतालबा करके उस पर तशद्दुद करता है, मामला करता है, इधर तो वो एक बंदे को करता है, चंद बंदों को करता है। ये जो पक्के के डाकू हैं, आप किसी शोबे में चले जाएं, किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, कोई आप जो है ना मामला उठा के देख लें, 6.5 करोड़ सिंध के जो शहरी हैं उनका हर एक जगह पे इस्तेहसाल किया जा रहा है। उनके तालीम के ऊपर जो है ना डाका मारा जा रहा है, सेहत के मसाइल देने पे उन पर डाका मारा जा रहा है, उनकी सड़कों का मामला आप देख लें, उनकी रोज़गार का देख लें। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है वो इन पक्के के डाकुओं की है कि जिनसे निजात जो है ना दिलाई जाए इस कौम को, ताकि इन मसाइल का अजाला किया जा सके। आज मैं देख रहा था कि एक रिपोर्टर ने सिंध असम्बली के बाहर MPs से बात करते हुए एक सवाल रखा सबके सामने कि सिस्टम क्या है, और उसमें जो दीगर अपोजिशन की जमातें थीं उन्होंने तो सिस्टम की खुल करके की, लेकिन कुछ सिस्टम के लोगों से भी सवाल किया गया MPs से, उन्होंने तो बिल्कुल उसका इनकार किया, जी हमने तो सुना ही नहीं है। तो बड़े मज़े का उस रिपोर्टर ने दिलचस्प सवाल किया, उसने कहा जी आपको नहीं पता बतौर MPA होते हुए कि सिस्टम क्या है, लेकिन आपके मोहल्ले में जो स्कूल है उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे को पता है कि सिस्टम क्या होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप ये समझते हैं कि आप सिस्टम को ललकार करके आवाम के अंदर जा रहे हैं और पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ आप कुछ बाकायदा से लोगों को बेदार कर पाएंगे? देखें जी, ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है कि जो सिंध का बच्चा बच्चा जानता है, और किसी भी जगह पे आप चले जाएं, वो अद्दी का हो या जरदारी का हो, उस सिस्टम से सब वाकिफ़ हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुली ना जाले, बाग तो सारा जाने हैं। तो इस वक्त हमने इसी सिस्टम के हवाले से ना ये जो अपनी मुहिम को शुरू किया है कि हम एक एक शहर में जाएं, लोगों को ये हौसला और ये उम्मीद दें कि इस वक्त कुछ ऐसी ताकतें हैं, ऐसी सियासी जमात है कि जो इनको ललकारने के लिए इनके सामने सीना सपर होकर खड़ी हो गए हैं। और यकीनन आवाम जो इस वक्त मसाइल से दो चार हैं, जब उनको कोई उम्मीद नज़र आती है तो उसका साथ खड़े होते हैं। हमें यकीन है कि इस मुहिम के अंदर
ना सिर्फ ये है कि हमें आवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस नेक नियति के साथ खड़े हुए हैं अल्लाह की मदद भी हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इसको अगर आप थोड़ा सा क्लियर करें। आज ही वज़ीर आला सिंध ने, मतलब अगर सूबे में कुछ सबसे तगड़ी पोस्ट होती है, ओहदा होता है, तो वो वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला ने खुद आज ये एडमिट किया कि सिंध के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके अंदर जो गुज़िश्ता 10 सालों से, तो यही सीएम बैठे हुए कि मैंने जितने वाइस चांसलर गुज़िश्ता 10 सालों में लगाए हैं, यानी कि 3 साल की मुद्दत होती है वाइस चांसलर की, तो तीन इन्होंने यूनिवर्सिटियों में लगाए हैं। इन्होंने खुद एडमिट किया कि वो हरासमेंट भी करते थे ख़वातीन की, वो करप्शन भी करते थे, और वो जाली PhDs भी रखते थे। खुद ये आपको वाइस चांसलर तैनात करने वाला वज़ीर आला एडमिट कर रहा है। तो आप ये समझते हैं कि जब वो खुद अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं तो कोई नीचे मातहत इदारा होगा जो इनका एहतसाब कर पाएगा, या आवाम जाग सकती है? देखिए, इसमें तो कुछ शक नहीं कि तालीम के हवाले से सिंध जो है पूरे मुल्क में बदनाम है, और वो मेयार तालीम नहीं है, तबकाती निज़ाम तालीम है। और फिर जो अंदाज़ है कि 45,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, तो उनमें अक्सर स्कूल वो हैं कि जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, वो किसी जागीरदार की औताक बनी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि खामोशी जो है ना, जुल्म पर खामोशी उससे बड़ा जुल्म है, तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हम जब निकलेंगे, अवामी ताकत सबसे बड़ी जो है ना, एक अवामी रेला होती है या क़ुव्वत होती है इस जमहूरी अंदाज में, कि हम निकल के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और जब इसमें दीगर आवाज़ें शामिल होंगी तो ये एक बड़ी क़ुव्वत बन जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कल हम मज़ार कायद से हुकूक़ सिंध मार्च शुरू करने जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों गाड़ियाँ, बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले। ये 19 अज़ला से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात, इस्तक़बाल और जो जलसे करते हुए ये आगे बढ़ेंगे, और हर जगह पे ऐसा नहीं है ये एक प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ इसके अंदर दर्जनों जलसे हैं, और हर जगह पे वहाँ की मकामी कम्युनिटी, वहाँ की मकामी समाजी रहनुमा, वहाँ के मजहबी सियासी लीडर्स, वहाँ की जो ताजिर बरादरी है, वकला हैं, सहाफ़ी हैं, वो सब हमारे साथ स्टेज पे मौजूद होंगे, और हर तबके की जो नुमाइंदगी होगी, ये हमारे वहाँ से गुज़रने के साथ एक शऊर की लहर उस शहर में छोड़ के जाएगी कि वो इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कराची से हुकूक़ सिंध मार्च जो है, ये वो आवाज़ है कि जो लोगों को उनके हकूक़ को दिलवाने में इब्तदाई मददगार साबित होगी। सब ये बताइएगा, जो काम आप अभी करने जा रहे हैं, मतलब ये हुकूमत कायम हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन चूँकि अब आप इस हुकूमत को नहीं, आप इसके पूरे पैराडाइम को, पूरा जो इनका अरसा है उसको ललकार रहे हैं। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि 2 साल हुए हैं इस हुकूमत को बने हुए, और उमूमन जो सियासी जमातें होती हैं वो मार्च करती हैं या एहतजाज करती हैं या जलसे जुलूस करती हैं, वो करती हैं अगले इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, ताकि लोगों के जहन पे वो अपना एक नक्श छोड़ें और अपनी इलेक्शन की तैयारी करें। क्योंकि ज़ाहिर है जो आप मार्च कर रहे हैं इस पर ठीक ठाक अखराजात भी होने हैं, पेट्रोल लगना है, लोगों की एनर्जी लगनी है, और लोग जाएंगे। तो ये काम इलेक्शन से पहले होता है, तो कहीं से आपको कोई इशारा है कि आप जाएं और सिस्टम को कोई अपग्रेड करना है, कुछ करना है? देखें, जो इशारों पे जागने वाली जमातें होती हैं ना, इशारा जब चला जाता है ना तो वो ठंडी भी हो जाती है, यानी कि एम्पायर की। और बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बरसाती मेंढक होते हैं कि आपके इंतखाबी मुहिम का ऐलान होने के बाद वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग को मैं कहता हूँ सिर्फ 2024 के अंदर आप देख लें कि 8 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी का, उसके बाद से दिसंबर तक हमने कोई मुहिम, कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा जिसको खाली छोड़ा हो। और हम एक मुतहरक जमात हैं कि यही वजह है कि हमारे साथ दीगर जमातों से बहुत बड़ी तादाद में जो सियासी वर्कर हैं, रहनुमा हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारा इस वक्त तंजीमी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और इसी जुर्रत और हौसले के साथ हमने इतने बड़े मार्च का ऐलान किया है कि हम पूरे सिंध के अंदर एक तंजीमी क़ुव्वत और ताकत रखते हैं कि जिसके साथ हम हर जगह बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मरकज़ी मुस्लिम लीग वो जमात है कि जो सिर्फ इंतखाबी जो ये कहें कि तारीख़ का ऐलान होने पे मुतहरक नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में मुतहरक है। और 500 साल जो है ना, यानी इलेक्शन के बाद
मुतहरक रहती है। जहाँ तक बात यह है कि 2 साल बाद या अब 1 साल बाद हम आ गए हैं, तो मैंने इब्तदा में एक बात की कि हम इस बात की को महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त संगीन किस्म की, खौफनाक किस्म की सियासी अपोजिशन की खामोशी है कि जिसकी वजह से सिंध के ऊपर मौजूद ये जो मुसल्लत लोग हैं ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। अगर कोई इस वक्त अपोजिशन को रोल अदा कर रहा होता तो इनको ये सारे काम इतने धड़ल्ले से करने का मौका ना मिलता। अच्छा, एक चीज़, 2 सवाल हैं जो ज़ाहिर है इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये है कि जब आपने इस मार्च का ऐलान किया है और ज़ाहिर है आप जाएंगे और आवाम को बेदार करेंगे, तो पीपल पार्टी जिसको आप हदफ बना रहे हैं उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़, ऐसा रिएक्शन सामने अभी तक कोई आया है कि जिससे आपको लगे कि आपका ये जो सिलसिला है ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? कामयाबी का मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमें जब ये लगता है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो कोई अगर जलसे का अनाउंसमेंट करते हैं तो दूसरी तरफ से फ़ौरन पाबंदी आ जाती है, तो हम ये समझते हैं कि ये इसको कामयाब कर रहे हैं। यकीनी तौर पे इस वक्त सिंध के कई अजला बिलखुसूस मैं कराची की बात करूँगा कि वहाँ पे हमें रुकावटों का सामना भी है। हमने जो तशहीर की गई वो तशहीर हमारी जो है ना फाड़ दी गई, उतार दी गई और मुख्तलिफ़ अंदाज़ हरबे अपनाए गए। कराची के एक टाउन चेयरमैन से आज भी हमारे एक वफ़द ने मुलाकात की कि पूरे टाउन के अंदर हमारे स्टीमर, हमारे बैनर जो है वो उतार दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो उनका जवाब यह था कि आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं और हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, मगर सियासत में आप हमारे मद्दे मुकाबिल ना आएँ। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात टाउन चेयरमैन की तरफ से भी है, दीगर जगह से भी है, मगर मैं समझता हूँ कि इन ओछे हथकंडों के साथ हमें रोका नहीं जा सकता। ये तो सफ़र का आगाज़ है और मैं समझता हूँ कि तुंदी बादी मुखालिफ से ना घबराए ओकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर ये रुकावटें खड़ी करेंगे ना तो हम इन रुकावटों को फलांगेंगे, इनको तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिंध की आवाम के लिए हर लम्हे, हर मौके पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर अव्वल दस्ता साबित होंगे। अच्छा, आप चूँकि अभी मार्च कर रहे हैं इंटीरियर की तरफ, अंदरून सिंध की तरफ, तो वहाँ से आपने चूँकि बता दिया कि बेदारी का ये सिलसिला है, लेकिन हम देखते हैं कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त अपोजिशन की भी यहाँ भी ज़रूरत है। यहाँ पानी के मसाइल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल, ख़ुद वाइस चांसलर कह रहे हैं। तो क्या हमने कराची के अंदर ये देखा कि जैसे कुछ जमातों के लीडर जो हैं वो किसी एक इशू पे अगर बाहर निकले तो हमने देखा कि वो इशू कम से कम रिजॉल्व हुए हैं या वहाँ पे कोई तहरुक हुआ है, जैसे कि नादरा को ले लें, वाटर बोर्ड को ले लें, या इस तरह से। तो क्या इस तरह का भी आपके यहाँ कुछ सिलसिला है कि आप ये करें और लोगों को रिलीफ दिलाने की कोशिश करें? कराची में हम मुस्तकिल बुनियादों पे अवामी मसाइल के ऊपर खड़े हैं और हमने कराची की जो दीगर जमातें हैं, बिलखुसूस वो जमातें हैं कि जो इस वक्त पार्लिमान में नहीं भी हैं, उनको भी हमने अपने साथ मिलाया, ऑन बोर्ड लिया। हम उनके साथ मशावरत पे हैं कि हम ये समझते हैं कि अवामी मसाइल पे अकेले तनहा खड़े होना कोई हल नहीं है। हम सबको अपने साथ लेके खड़े होंगे तो काम आगे बढ़ेगा, आवाज़ बुलंद होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूक सिंध मार्च कराची से सक्खर तक है। अलबत्ता ख़ुद शहर कराची इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मिसाइलिस्तान बना हुआ है। इसके लिए कराची के हर तबके को आगे आना चाहिए, हर जमात को आगे आना चाहिए और इस सिलसिले में हम लोगों के साथ राब्ते में जल्दी इससे हम फारिग हों तो कराची के अंदर एक बड़ी APC बुलवा के कराची के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स जमाते हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नदीम साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो आप हुकूक, आपने सारे सवालों के अंदर इस चीज़ को ऐड भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कल आप जो मार्च करने जा रहे हैं, यहाँ से सिलसिला शुरू करेंगे, तो इसका थोड़ा सा हमें मुख्तसर से बताइएगा कि किस टाइम पे निकलना है, कैसे कैसे, किस शहर में पहुँच के कहाँ पे फिर इसको राउंड अप बिल्कुल करना है आप? अजमत साहब, कराची के अंदर सुबह 11 बजे हफ्ते का वर्किंग डे है। इसके बावजूद हमने ये फ़ैसला किया कि कराची की सुबह देर से होती है, मगर चूँकि हमारा सफ़र लंबा है और जो मुसाफिर लंबे सफ़र के लिए जाता है उस सुबह जल्दी निकलता है, तो हम कराची 25 तारीख कल मज़ार कायद के ऊपर सुबह 11 बजे जमा होंगे और यहाँ पर एक इब्तदाई जलसे के बाद शारा कायदीन से शारा फैसल और फिर उसके बाद ये बलीर हाट, कायदाबाद, शाह लतीफ़ टाउन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तकबाल। गुलशन हदीद इस वक्त एक बहुत बड़ा पानी का इशू का मसला बना हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर वहाँ की मकामी जमातों की तरफ से एक बहुत बड़ा इस्तकबाल। फिर इसी तरह हम दाबेजी, गारो, ठट्टा से होते हुए सजावल,
गुलारची, बदीन और मातली की तरफ। ये पहले दिन का हमारा रूट होगा और हम रात को जो है क़याम उधर बदीन की तरफ करेंगे। इसी तरह दूसरे दिन हम मुख्तलिफ़ शहरों से टंडवाला यार से होते हुए हम पहुँचेंगे हैदराबाद। तीसरे दिन हम कुछ शहरों को कवर करते हुए नवाबशाह और चौथे दिन कुछ शहरों को कवर करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सक्खर पहुँचेंगे। इसका मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को इस मार्च के अंदर जो है ना टच करें और वहाँ की जो आवाम है उनमें शऊर भी दें, उनकी आवाज़ बने, उनके मसाइल को उजागर करें। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वक्त दिया। नाज़रीन आपने ये सारी गुफ्तगू मुलाजा की है, हमने कोशिश की है वो सवालात यहाँ पे रखने की और उनके जवाब देने की जो यकीनन आपसे रिलेटेड हैं, यानी कि आवाम से रिलेटेड है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि नेक्स्ट इसका जो कोई एपिसोड हो उसमें वो चीज़ें भी हम शामिल कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।